नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, आप पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट करते हैं हम पूरा डिटेल में करते हैं, विस्तार पूर्वक करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को पूरी डिटेल में करेंगे, एक एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सबको कंप्लीट करेंगे। आपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं और पिछले से जो पिछले प्रैक्टिस सेट किए उससे अब तक कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अर्थात पूछा आर्य भाषा कौन सी, ठीक है। तो जो आर्य भाषा है, आर्य भाषा होती है आपकी संस्कृत। कौन सी भाषा आर्य भाषा? संस्कृत। संस्कृत के दो रूप होते हैं, पहला आपका लौकिक संस्कृत और दूसरा तो आपका वैदिक संस्कृत। कौन कौन से रूप है? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अगर पूछा जाए संस्कृत का प्राचीन रूप कौन सा है तो बताना वैदिक संस्कृत। और इसी वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं? आर्य की भाषा कहते हैं। अगर संस्कृत होता तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन संस्कृत के जो दो रूप दिए गए हैं लौकिक और वैदिक, इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी आर्य भाषा है, तो याद रखना, ठीक है। वैदिक अगर लौकिक भी होता तो भी हमारा वैदिक आंसर हो जाता, ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ, अर्थात खंडित, जो बिखरा हुआ रूप होता है वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश का अन्य नाम, तो अपभ्रंश का अन्य नाम है आपका उकार बहुला। क्या नाम है? उकार बहुला अपभ्रंश का अन्य नाम है। जबकि अपभ्रंश के सबसे बड़े कवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे बोला जाता है? तो आचार्य स्वयंभू को बोला जाता है, ठीक है। आचार्य स्वयंभू क्या बोला जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश के सबसे बड़े जो कवि है आचार्य स्वयंभू है। इनकी प्रसिद्ध रचना आती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नाम क्या है? पाउम चरियो, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अपभ्रंश के सबसे बड़े कवि कौन है? आचार्य स्वयंभू। लेकिन पूछा जाता है अपभ्रंश के जो सबसे पहले कवि माना जाता है वो किसे माना जाता है? आचार्य बियाली को माना जाता है, ठीक है। तो दो कवि आते हैं, अगर प्रसिद्ध आए तो स्वयंभू, अगर पहले आए तो आचार्य बियाली आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखना पाली के बारे में याद रखना। पाली भारत की पहली जैन भाषा थी, अशोक ने इसे अपनी भाषा घोषित किया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो याद रखना हमारे 52 वर्ण होते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन से सारे शब्द, अर्थात कौन सा ऑप्शन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, रामचरितमानस और गंगा, ये नाम दिए गए, ये सब क्या हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुरलिंग बरतने की दृष्टि से कौन सा शब्द सही सुसही? पुरलिंग परिवर्तन दिया गया है, पुरलिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा हमारा विकल्प सही दिया गया है? पहला दिया गया सम्राट, सम्राज्ञी का सम्राट, कवित्री का कवि, ठकुराइन का ठकुर, उसके बाद रानी का राज। देखो सम्राट, सम्राज्ञी लिखा है, सम्राट होता सही। कवित्री का कवि होता है लेकिन मात्रा छोटी होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठकुराइन का ठाकुर होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। राजा का रानी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही बचा? ऑप्शन नंबर ए, सम्राज्ञी का सम्राट होता है, अर्थात ये हमारा लिंग की दृष्टि से सही ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है गो शब्द का वचन बताना है, ठीक है। वचन से क्वेश्चन है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि गुजराती और मराठी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो मराठी और गुजराती में कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, याद रखना। इसका जो आंसर है हमारा, इसमें बताना गो शब्द का
वचन पहचानना है, अर्थात हमारा गो का क्या वचन होगा। तो गो जो होगा हमारा एक वचन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका बहुवचन भी पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इसका बहुवचन ही पूछा जाता है कि गो का बहुवचन क्या होगा। तो गो का बहुवचन गो होगा या गो का बहुवचन गोय होगा। ये दो ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। कई बार पूछा गया है कि गो का बहुवचन क्या होगा, गो या गोय, कौन सा इसमें सही। आपने प्रैक्टिस अगर करी होगी तो ये आपको देखने को जरूर मिला होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, गो क्या हमारा एक वचन होता है, इसका बहुवचन आपको बताना कि गो का बहुवचन क्या बनेगा। अगला देखते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, ये किसका एक प्रकार माना गया है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तम पुरुषवाचक जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद माना है, क्योंकि पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है इससे कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्य पुरुषवाचक और तीसरा आपका अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में अपनी बात होती है, मध्य में सामने वाले की बात होती है और अन्य में जो होगी आपकी किसी तीसरे की बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तीनों भेदों को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको सही से क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जबकि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेषण का जो लिंग है किसके अनुसार बदलता है। तो विशेषण का जो लिंग है हमारा विशेष्य के अनुसार बदलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। विशेषण के बारे में आपको सभी को पता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। याद रखना 4 भेद कौन कौन से होते हैं विशेषण के। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जबकि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, अगर पूछा है विशेषण की अवस्था, तो अवस्थाएं होती है 3। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती हैं, ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। और क्वेश्चन क्या था, विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है। तो विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्रिया चुने, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, इसमें हमारा क्रिया क्या है। बिल्कुल आसान है, क्रिया क्या है, बनाती है, हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, अकर्मक, दूसरा सकर्मक, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। कारक से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा है कर्म कारक, बिल्कुल आसान है। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या है, कर्म के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, को कर्ता के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद कारक के बारे में जो आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी याद रखनी है कि कारक कैसे शब्द होते हैं हमारे, तो ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर इन पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम
परसर के नाम से जानते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के कितने भेद हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के 6 भेद माने गए हैं। उसके बाद पूछा जाता है संख्या में कितने कारक होते हैं? तो संख्या में कारक 8 होते हैं। अगर पूछा जाए सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? तो सर्वनाम में 7 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक, उसके बाद सर्वनाम का कार्य क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का कार्य कारक करते हैं। ठीक है, तो कारक हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन था कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या हमारा? को हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। जबकि कर्ता होता तो ने हो जाता। उसके बाद के लिए का प्रयोग किसमें होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से दो में आता है। कर्ता ने कर्म को एक तो कर्ण से होता है, एक आपका अपादान में अलग होने के भाव में होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमारा, बच्चा गया है। चलो गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है, जो बीता हुआ समय है, जो चल रहा है समय, जो आने वाला समय है। तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चा गया, इसमें कौन सा प्रयुक्त काल होगा? तो इसमें हमारा सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? ठीक है, वाच्य से क्वेश्चन है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। इसमें पूछा गया है कर्म वाच्य को पहचानना है। कर्म वाच्य पहचानना है। इसमें शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता, उसके बाद शीला से चला भी नहीं जाता। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? पढ़ा। कर्म वाच्य का उदाहरण होगा शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, कौन सा हमारा? कर्म वाच्य है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय बताने। कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है? तो कृदंत अव्यय का प्रकार कौन सा नहीं है? तो याद रखना, भूतकालिक कृदंत। कृदंत अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अव्यय एक अभिकारी शब्द है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? याद रखना, 4 भेद होते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी अव्यय से क्वेश्चन था, इसमें भी अव्यय से क्वेश्चन है। अव्यय को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 13वां नंबर, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम क्या होता है? आसान है, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अक्षय होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अपर्णा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? औरत, दिवांगना, आराधना या पार्वती? अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपका भवानी का पर्यायवाची है। उसके बाद ये रुद्राणी का पर्यायवाची है, ये शिवानी का पर्यायवाची है। उसके बाद ये गिरिजा का पर्यायवाची है, ये आपका अंबिका का पर्यायवाची है, ये शैलजा का पर्यायवाची है, ये आपका उमा का पर्यायवाची है, ये गोरी का पर्यायवाची। अब आपको पता चल गया हो किसकी बात कर रहे हैं। अपर्णा किसका पर्यायवाची है? ये आपका पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची याद रखना, पार्वती के जितने भी पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करिए। संक्षेपण में विषय की खाली स्थान दिया गया है को बनाए रखना चाहिए, अर्थात खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करके समझाना। छोटा कितना? 1/3 करके समझाना। ठीक है, तो संक्षेपण का याद रखना, पत्र लेखन जो होते हैं संक्षेपण में होते हैं, अर्थात छोटे करके लिखे जाते हैं।
इसमें दिया गया संक्षेपण में विषय की सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, आविर्भाव का समानार्थी शब्द बताना है। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या हुआ? देखो, आविर्भाव का तो विलोम शब्द ज्यादा पूछा जाता था, और आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका तिरोभाव। अगर विलोम शब्द होता तो आविर्भाव का हो जाता तिरोभाव, ठीक है। और आविर्भाव का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकट होना, सही है। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ या शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। और आविर्भाव का समानार्थी शब्द पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवतरण आविर्भाव का समानार्थी शब्द होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, जिसके पास घर ना हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, जो बहुत गरीब हो उसे कहते हैं अकिंचन। अकिंचन का क्या अर्थ होता है? बहुत गरीब, ठीक है, बहुत गरीब को क्या कहते हैं? अकिंचन। और जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं आपका अनिकेत। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण्य रोदन का शाब्दिक अर्थ होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अबली और आबली का क्या अर्थ होगा? शब्द युग्म से क्वेश्चन है, और शब्द युग्म से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो याद रखना। अबली क्या होता है? पंक्ति होता है, जबकि आबली गंदा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप आसान है बिल्कुल। अप जो हमारा उपसर्ग दिया गया है ये मान के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। अप मान उपसर्ग से क्वेश्चन है। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? तो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं हमारे 22। हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में होते हैं 13। उर्दू में उपसर्ग, तो उर्दू में होते हैं हमारे 19 उपसर्ग, ठीक है, याद रखना। और ये जो पूछा गया है कि अप उपसर्ग कौन सी भाषा का उपसर्ग है, अगर पूछा जाए तो ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब कौन सी भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत भाषा का। और जो इसका हमारा सही प्रयुक्त वो चुनाव होगा ये होगा अप मान के साथ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, तो देखो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं ये आपके क्रिया के साथ आते हैं और आपके धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा के साथ आते हैं, सर्वनाम के साथ आते हैं और विशेषण के साथ आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा कृदंत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? तो कृत या कृदंत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? हमारे क्रिया के साथ आते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया हमारा, स्वर संधि में किसका मेल होता है? अर्थात स्वर संधि किससे मिलकर बनी होती है? तो स्वर संधि स्वरों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर पूछा जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद बिल्कुल याद होने चाहिए, हिंदी बिल्कुल याद होनी चाहिए। 5 भेद दीर्घ, गुण, यण, अयादि और एक रह गया आपका
वृद्धि संधि। ठीक है, तो याद रखना स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर होता संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या पूछा? स्वर संधि किसके मेल से बनी होती है? स्वरों के मेल से बनी होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आजन्म शब्द में समास ढूंढना। आजन्म में कौन सा समास होगा? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, अर्थात किसी वस्तु को छोटा करके समझाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास। उसी में से एक क्वेश्चन पूछा है आजन्म। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग हम किस समास में करते हैं? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है हमारा अव्यय समास में, अव्यय समास में, और इसमें भी उपसर्ग दिया है। ठीक है, आजन्म में उपसर्ग क्या है? आ हो जाएगा। ठीक है, जबकि अव्यय समास में अन्य और कौन कौन से शब्द आते हैं उपसर्ग के आधार पर? आ आता है, अनु आता है, यथा आता है, यावत आता है, हर, वर, नी, डर। ठीक है, ऐसे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है अव्यय समास में। अव्यय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अन्य का किसी का भी पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो आजन्म का क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। सिखाने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, और कोष्टक में जो हमारा बंद है वह कल नाटक देखने जा रही है, इसमें हमारा कौन सा उपवाक्य होगा? अब देखो, मैंने बताया आपसे कई बार कि उपवाक्य से क्वेश्चन आते हैं। तो आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं? तो उपवाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा आपका विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और इसमें जो दिया गया हमारा सिखाने कहा कि, वो की किसमें होता है? हमारा संज्ञा उपवाक्य में आता है। सिखाने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, इसमें कौन सा उपवाक्य हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, की शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखना की शब्द का प्रयोग हमारा संज्ञा उपवाक्य में किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, मैंने मेरे को सुधार लिया है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें हमारे सर्वनाम प्रकार की अशुद्धि होगी कि मैंने, मेरे को गलत होता, मेरे को, तेरे को हिंदी में कुछ नहीं होता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, ये सही होना था। ठीक है, मैंने मेरे को सुधार लिया, ये बिल्कुल गलत है, अर्थात इसमें कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दी गई है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखा निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्जवल। तो जो हमारा अशुद्ध शब्द दिया गया है निरा अपराध अशुद्ध दिया गया है, इसका जो शुद्ध होगा निर अपराध होता है, शुद्ध रूप। ठीक है, क्या होता है? निर अपराध होता है, ना कि निरापराध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है रस का क्वेश्चन है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्यादाता कौन थे? अर्थात रसों की व्याख्या देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना रसों की व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? भरत मुनि द्वारा दी गई थी। ठीक है, जबकि बात कर लेते दंडी की, ये अलंकार से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया गया है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या होती है? तो याद रखना ये होती है आपकी 8 होती है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है रिझी, रिझी, सहसी, रहसी,
हंसी हंसी उठे, सांसें भरी भरी कहत दई दई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? बिल्कुल आसान अलंकार है। अलंकार आपने पहचान लिया होगा। इसमें किसकी? आपकी व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। व्यंजनों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो व्यंजनों की आवृत्ति होती है हमारी अनुप्रास अलंकार में। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला आपका 6 का अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका लाता अनुप्रास अलंकार, तीसरा आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, चौथा श्रुति अनुप्रास अलंकार और लास्ट हमारा अंत्य अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना 5 भेद होते हैं, जबकि अनुप्रास अलंकार खुद एक शब्द अलंकार का भेद होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? इसमें शब्द 2 बार आते हैं और दोनों बार उनका अर्थ भिन्न होता है। उपमा में वाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और संभावना दर्शाई जाती है किस माध्यम से? सा, सी, से के माध्यम से। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमार में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इनकी परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा परिभाषा की रूपक अलंकार की पूछी जाती है कि किस अलंकार में आरोप लगाया जाता है, तो कहना रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, अर्थात आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नाम किसने रखा है? तो याद रखना राहुल सांकृत्यायन द्वारा रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा है, जो हम जानते हैं आदिकाल को आदिकाल के नाम से, अगर पूछे आदिकाल का नाम आदिकाल किसके द्वारा रखा, तो याद रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल को आदिकाल कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर पूछा जाए आदिकाल को वीरगाथा काल, वीरगाथा काल किसे कहते हैं? आदिकाल को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। ठीक है, तो आदिकाल के ये नाम है। याद रखना कि वीरगाथा काल किसे कहते हैं? आदिकाल को। आदिकाल आदिकाल तो है, और सिद्ध सामंत काल किसे कहते हैं? ये भी आपका आदिकाल है। ठीक है, और आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आदिकाल को हम प्रारंभिक काल भी कहते हैं। अगर पूछे आदिकाल को प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना ये कहा गया आपका मिस्र बंधु द्वारा। मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया है? ये हमारा राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? अर्थात हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र हमारा उदंत मार्तंड, उगता हुआ सूर्य। ठीक है, ये हमारा कैसा पत्र था? तो याद रखना ये हमारा एक साप्ताहिक पत्र था। कहां से प्रकाशित किया गया था? ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जुगल किशोर। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो उदंत मार्तंड है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कैसा पत्र है? तो कहना साप्ताहिक पत्र है। कहां से? कोलकाता से। कब? 30 मई 1826। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा। ठीक है, इसी कारण हम 30 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अपना पत्रकारिता दिवस आता है। ठीक है, अगर पूछा जाए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब आता है, तो याद रखना 30 मई को होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था?
महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए दिया गया था 1982 में। यहां पूछा है महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है, याद रखना। तो महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। शेख सरिया पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को, किसके लिए, याद रखना, निर्जा के लिए। कौन सा पुरस्कार, शेख सरिया पुरस्कार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है। पश्चिमी हिंदी, उसके बाद होती राजस्थानी, और तीसरी होती है हमारी गुजराती। ठीक है, और इन्हें तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, याद रखना, हम बोलते हैं ट्रिक के साथ पराग, अर्थात पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो याद रखना ये हमारा शोरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, इनका संबंध किससे है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थान का शोरसेनी अपभ्रंश है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ, खंडित अर्थात बिखरा हुआ। अपभ्रंश का वाल्मीकि आचार्य स्वयंभू को कहते हैं। प्रसिद्ध रचना उनकी पांचचर्यु है, जो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला जो आपको याद रखना है, ये तो पूछ लिया पश्चिम हिंदी या शोरसेनी में कौन कौन सी आती है, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शोर में बोलते हैं पराग। उसका पूछा है अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या आता है, तो अब अर्धमागधी अपभ्रंश में आता है आपका पूर्वी हिंदी। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। उसका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में क्या क्या आता है हमारा, मराठी, और दूसरी गोवा में बोले जाने वाली कोंकणी। ठीक, उसके बाद जो ऑप्शन ए में दिया गया है ब्राचन अपभ्रंश, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखना सिंधी और पंजाबी। सिंधी और पंजाबी किसमें आती है, हमारी ब्राचल अपभ्रंश में आती है। ठीक है, तो जो कोई अपभ्रंश आने वाले क्वेश्चन है, ब्राचल अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती है, सिंधी, पंजाबी, शोरसेनी में पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, और महाराष्ट्री में मराठी और कोंकणी आती है। ठीक है, याद रखना। एक और अपभ्रंश बचा है जो पूछा जाता है हमारा मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अगर पूछे मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो कहना बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया। ठीक है, अब देखो जितनी भाषाएं हमारी सब अपभ्रंश हो गए और हमारी भाषाएं भी आ गई है। ठीक है, याद रखना, अगर मागधी अपभ्रंश आए तो बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया। ब्राचल आए तो सिंधी और पंजाबी। शोरसेनी में अभी हमारा जो क्वेश्चन था अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, और महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी आती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में द्विगुण समास बताना है, द्विगु समास बताना है। ठीक है, द्विगु समास बताना है। द्विगु समास का पहला पद जो होता है हमारा संख्यावाचक होता है। पहला पद कैसा होता है हमारा, संख्यावाचक होता है। अब देखो इसमें जो दिया गया पहला शताब्दी, ठीक, और दूसरा दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी अष्टभुजा। ये दोनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं शताब्दी और अष्टभुजा, ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें जो आंसर माना गया है ये माना गया आंसर ए। ठीक है, ये राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन था, याद रखना, और इसका आंसर क्या माना गया है, ए इसका आंसर माना गया है। ठीक, आप भी जा सकते हो, बाकी दोनों आंसर इसके सही है। द्विगु समास में अगर पूछा जाए कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मेन चीज याद रखनी, ये पूछा है द्विगु समास जो हमारा है किसके अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाता है तो द्विगु समास हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, द्विगु समास किसका भेद है, तो कहना तत्पुरुष समास का एक भेद होता है। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा दिया गया है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इसमें अशुद्ध बताना है, मन नहीं होती है। ठीक है, यही हमारा गलत है, इतना टाइम नहीं लगाना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
विद्या श्रेष्ठ धन होती है, गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, गलत हो जाएगा। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 3 क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि से आगे लगातार। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, शुद्ध बताना है। सीता ने यह कही तो गलत हो जाएगा, सीता यह कहा गलत हो जाएगा, सीता यह कही ये भी गलत हो जाएगा, सीता ने यह कहा, अर्थात ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध वर्तनी सा क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अक्षुण कौन सा शुद्ध वर्तनी के साथ होता है, तो अक्षुण हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षुण होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये भी हमारा वर्तनी से दिया गया है, इसमें भी निकालना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 39 में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पहले तो प्रश्न लिखा है, ये हमारा प्रश्न होता है, तो ये तो गलत है, हमें तो शुद्ध ढूंढ लिए। उसके बाद पर्याप्त, पर्याप्त होता है। उसके बाद प्रदर्शनी, ये शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो प्रश्न हमारा गलत लिखा है इस तरह से लिखा जाता है, पर्याप्त इस तरह से होता है, प्रदर्शनी इस तरह से, अर्थात हमारा जो ब्रज भाषा है ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है ध्वनि का शुद्ध रूप कौन सा होगा, अर्थात ध्वनि का शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छोटी मात्रा के साथ, बड़ी मात्रा के साथ, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो ध्वनि का जो हमारा शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि का शुद्ध क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि पर छोटी मात्रा आती है, याद रखना है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं गिव अवे की। गिव अवे में जो आपको बताना है, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो ये आपको बताना है कि विजातीय स्वर क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन, विजातीय स्वर क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताना है आपको मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताना आपको कि कंठोष्ठ में कुल स्वर कितने आते हैं, ठीक है। ये आपका गिव अवे है, इससे पिछला गिव अवे आपको दिया जा चुका है 100 रुपीज, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, अगले प्रैक्टिस सेट में। देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।